आज कहानी एक ऐसे रईस इंसान की है जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ था। औरत, शौहरत, पैसा, प्यार करने वाली एक नहीं दो दो बीवियां। उस आदमी के अंदर छिपे हवस के पुजारी ने उसकी जान ले ली। आइए आप सभी को पूरी कहानी बताते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी मध्य प्रदेश राज्य की है। मध्य प्रदेश में एक जिला है इंदौर, काफी मशहूर जिला है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसी इंदौर में बहुत बड़े शायर रहा करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, राहत इंदौरी जी। इसी इंदौर शहर की कहानी है। इंदौर के नंदा नगर का रहने वाला रवि ठाकुर, जो कि काफी अमीर और रईस था। उसके इंदौर में कई होटल थे, साथ ही कई लग्जरी बसें थीं जो ट्रेवल के रूप में चलती थी। साथ ही उसके और भी दूसरे बिजनेस थे। रवि ठाकुर की दो दो बीवियां थीं, दोनों उसके साथ उसी के घर पर रहा करती थीं। दो दो बीवियां होने के बावजूद रवि ठाकुर की एक रखैल भी थी जिसका नाम था सरिता। सरिता देखने में तो बहुत खूबसूरत थी और उसकी एक 12 साल की बेटी भी थी। बेटी का नाम था इशिका। सरिता रवि ठाकुर की रखैल तो थी ही, साथ में सरिता और भी गरीब और मजबूर और जरूरतमंद औरतों को रवि ठाकुर से मिलवाती थी और उन मजबूर औरतों को पैसे देकर रवि ठाकुर मदद करने का ढोंग करता था और बदले में उन औरतों से शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बना लेता था। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन महिलाओं से खुद तो शारीरिक संबंध बनाता था, फिर उन्हें दूसरे मर्दों के पास भी भेजता था। मजबूर औरतें वीडियो वायरल होने के डर तथा बदनामी से बचने के लिए रवि ठाकुर की हर बात मानने पर मजबूर होती थी। ऐसे ही समय गुजरता गया और रवि ठाकुर का जुल्म दिन पर दिन बढ़ता गया। एक दिन रवि ठाकुर ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा राधे राधे। इस ग्रुप में बहुत से लोग जुड़े। इसी में ममता, जिसके पति का नाम नितिन था, नितिन किसी कंपनी में काम किया करता था और काम के सिलसिले में कई कई दिनों तक शहर से बाहर ही रहा करता था। क्योंकि सरिता ममता को जानती थी तो उसने ममता का नंबर भी राधे राधे ग्रुप में जोड़ दिया। ग्रुप बनने के बाद रवि ठाकुर ने वृंदावन और मथुरा घूमने की कीमत 250 रुपये लिखकर ये पोस्ट ग्रुप में डाला। क्योंकि 250 रुपये बहुत कम राशि है तो बहुत से लोग जो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे उन लोगों ने वृंदावन घूमने का सोचा और इन्हीं लोगों में ममता भी थी। उसने जब 250 रुपये में वृंदावन और मथुरा घूमने का मैसेज पढ़ा तो वह भी घूमने के लिए तैयार हो गई। वृंदावन और मथुरा घूमने वालों में ज़्यादातर औरतें ही थीं, मर्दों की संख्या बहुत कम थी। खैर, सभी लोगों के घूमने के लिए तैयार होने पर रवि ठाकुर ने अपनी एक लग्जरी बस से सभी को घुमाने का फैसला किया। सभी को तय समय पर सरौटे बस स्टैंड पर बुलाया और रवि ठाकुर सभी को बस में बैठाकर वृंदावन और मथुरा के लिए निकला। उसी बस में ममता भी बैठी थी। ममता की खूबसूरती देखकर रवि ठाकुर उस पर लट्टू हो गया। पूरे रास्ते रवि ठाकुर ममता को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा रहा। हर वक्त वह ममता की खिदमत में लगा रहता। साथ ही पूरे रास्ते ममता को रिझाने में लगा रहा। रवि ठाकुर के इतना केयर करने पर ममता भी रवि ठाकुर से इम्प्रेस हो गई और दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत में रवि ठाकुर ने ममता को बताया कि वह बहुत ही अमीर
आदमी है। उसके पास कई होटल और कई लग्जरी बसें हैं, साथ ही और भी कई दूसरे बिजनेस है। रवि ठाकुर की अमीरी से ममता भी प्रभावित हो गई। खैर, सभी लोग वृंदावन और मथुरा घूमकर वापस इंदौर आ गए। आने के बाद रवि ठाकुर और ममता ने एक दूसरे के नंबर ले लिए और दोनों में बातें होने लगी। ममता रवि ठाकुर को मन ही मन चाहने लगी और ममता को रवि ठाकुर में अपना भविष्य दिखने लगा। रवि ठाकुर और ममता दोनों की लगातार फोन पर बातें होने लगी। कभी ऑडियो कॉल, तो कभी वीडियो कॉल, तो कभी व्हाट्सएप पर चैट। कुछ दिन बातें होने के बाद रवि ठाकुर ने ममता को अपने एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। ममता भी रवि ठाकुर से मिलने के लिए बेताब थी। वह भी बन संवर कर रवि ठाकुर के होटल पहुंची। फिर रवि ठाकुर ने उसे खाना पीना खिलाया और उसे होटल के एक कमरे में ले गया और ममता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। एक बार शारीरिक संबंध बना लेने के बाद फिर दोनों हर दूसरे दिन मिलने लगे और अपनी प्यास बुझाने लगे। ममता रवि ठाकुर के प्यार में दीवानी हो चुकी थी। ऐसे ही दिन गुजरता गया और फिर एक दिन ममता का पति नितिन 2 महीने बाद अपने काम से वापस घर आ गया। नितिन को ममता के व्यवहार में बदलाव लग रहा था। जो ममता नितिन के घर लौटने पर चहक उठती थी, हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती थी, वो ममता नितिन से सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही थी। नितिन को दाल में कुछ काला लगने लगा। फिर नितिन ने पास पड़ोस के लोगों से ममता के बदले व्यवहार के बारे में पता किया, पर कोई खास कामयाबी नहीं मिली। चूंकि रवि ठाकुर और ममता दोनों एक दूसरे से फोन पर ही बातें करते थे और ममता हमेशा मिलने के लिए रवि ठाकुर के होटल में ही जाती थी, तो पड़ोस के लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब नितिन को कुछ भी नहीं पता चला तो उसने ममता का मोबाइल लेकर उसे चेक करने लगा। ममता रवि ठाकुर से बात करने पर नंबर तो डिलीट कर देती थी, पर व्हाट्सएप चैटिंग डिलीट करना भूल गई। जब नितिन ने ममता और रवि ठाकुर की चैट पढ़ी तो वह आग बबूला हो गया और उसने ममता को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि तुम शादीशुदा होकर दूसरे मर्दों के पास जाती हो, और साथ में उसकी पिटाई भी कर दी। फिर उसका मोबाइल छीनकर सिम निकालकर अपने पास रख लिया। कई दिनों तक रवि ठाकुर ममता को फोन करता रहा, पर ममता का फोन लगातार स्विच ऑफ ही आ रहा था। इसका पता लगाने के लिए रवि ठाकुर ने सरिता को ममता के घर भेजा। कहा कि जाओ पता करो कि ममता का फोन क्यों नहीं लग रहा है। सरिता अपनी बेटी इशिता के साथ ममता के घर पहुंची और पूछा कि रवि ठाकुर तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम्हारा फोन कई दिनों से स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। ममता ने अपना मोबाइल पति नितिन द्वारा छीन लिए जाने की बात सरिता को बताई। सरिता ममता की बात सुनकर ममता के घर से वापस अपने घर आ गई और रवि ठाकुर को फोन करके सारी जानकारी दी। फिर 2 दिन बाद रवि ठाकुर ने एक सिम कार्ड और एक कीपैड वाला फोन खरीदकर सरिता के हाथों ममता के पास पहुंचवाया। मोबाइल मिल जाने के बाद ममता पति नितिन से छुपकर रवि ठाकुर से फिर से बातें करने लगी। ऐसे ही समय गुजरता रहा। नितिन को काम के सिलसिले में एक दिन के लिए शहर से बाहर जाना हुआ। नितिन ने पत्नी ममता को जाते वक्त काफी समझाया कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हें रवि ठाकुर से बात नहीं करना चाहिए। यही सब समझाकर नितिन अपने काम पर चला गया। नितिन के जाने के बाद ममता ने रवि ठाकुर को फोन कर नितिन के एक दिन के लिए बाहर जाने की बात बताई। रवि ठाकुर ने ममता को 1 घंटे में होटल में मिलने के लिए बुलाया। ममता भी तैयार होकर होटल पहुंची। फिर रवि ठाकुर और ममता ने होटल के एक कमरे में जाकर शारीरिक संबंध बनाए। कुछ देर बाद
रवि ठाकुर ने ममता से कहा कि तुम जो मेरे साथ करती हो वैसा ही मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी करो, उन्हें भी खुश कर दो। अगर इनकार करोगी तो मेरे पास हमारे तुम्हारे बीच के बने शारीरिक संबंधों का वीडियो है, उसे मैं वायरल करके तुम्हें बदनाम कर दूंगा। रवि ठाकुर के मुंह से अपने लिए इतनी गंदी बातें सुनकर ममता सन्न रह गई। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिस रवि ठाकुर के लिए उसने अपना तन मन सब कुछ लुटा दिया, यहाँ तक कि अपने पति के साथ विश्वासघात किया, वह रवि ठाकुर उसे बाजारू औरत बनाकर बेचना चाहता है। यही सब बातें सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। ममता किसी तरह होटल से अपने घर वापस आई। उसका मन विचलित था। उसके कानों में बार बार रवि ठाकुर के द्वारा कहे गए एक एक शब्द गूंज रहे थे। रात भर वह सो न सकी। किसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन उसका पति नितिन वापस घर आ गया। नितिन ने देखा कि ममता खोई खोई और उदास है। उसने पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है, तबीयत तो ठीक है, पर ममता ने कुछ भी नहीं कहा। नितिन ने फिर पूछा। बार बार नितिन के पूछने पर ममता फूट फूट कर रोने लगी और सारी बातें ममता ने पति नितिन को बताई। ममता की बात सुनकर नितिन क्रोधित हो गया। उसने ममता को चुप कराया और रवि ठाकुर और सरिता दोनों को जान से मारने का फैसला किया। ममता और नितिन ने रवि ठाकुर को मारने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक ममता और नितिन दोनों ने 1 महीने तक बहुत सारे क्राइम पे आधारित फिल्में, वेब सीरीज और नॉवेल इत्यादि देखकर रिसर्च की, ताकि अपराध करने के बाद दोनों किस तरह पुलिस से बच सकें और प्लानिंग कामयाब हो सके। काफी प्लानिंग होने के बाद ममता ने एक दिन सरिता को फोन करके कहा कि आज नितिन घर पर नहीं है, मैं रवि ठाकुर से मिलना चाहती हूँ, उसे तुम अपने घर बुलाओ, मैं घर से सीधे तुम्हारे घर आ रही हूँ। सरिता ने वैसा ही किया। वह रवि ठाकुर को फोन कर ममता के मिलने की बात बताई और उसे अपने घर बुलाया। अब सरिता अपनी 12 साल की बेटी इशिता से कहती है कि रवि अंकल और ममता आंटी मिलने के लिए घर आ रहे हैं, इसलिए तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चली जाओ। इशिता घर से बाहर चली गई। सरिता ममता का इंतजार करने लगी। ममता और नितिन बारी बारी से अपने घर से निकले और ममता और नितिन बारी बारी से सरिता के घर पहुंचते हैं। पहले ममता सरिता के घर जाती है और सरिता ममता को बेडरूम में बैठाकर चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इसी बीच मौका पाकर ममता अपने पति नितिन को, जो कि घर के बाहर ही खड़ा था, उसे भी बेडरूम में बुलाकर दरवाजे की ओर में छिपा देती है। जैसे ही सरिता चाय लेकर बेडरूम में पहुंचती है, तभी दरवाजे के पीछे छिपा नितिन पीछे से सरिता का गला चाकू से काट देता है और सरिता वहीं पर दम तोड़ देती है। सरिता के मरने के बाद ममता और नितिन दोनों मिलकर फर्श पर पड़ा खून साफ करते हैं और सरिता की लाश छिपाकर रवि ठाकुर के आने का इंतजार करने लगते हैं। चूंकि रवि ठाकुर एक लंबा चौड़ा आदमी था, उसे सरिता की तरह आसानी से नहीं मारा जा सकता था, तो कैसे रवि ठाकुर पर काबू पाया जाए, यही सब प्लानिंग नितिन और ममता करने लगे। काफी सोचने के बाद ममता को एक आइडिया आया। कुछ ही देर बाद रवि ठाकुर सरिता के घर आ गया। ममता रवि ठाकुर से मीठी मीठी बातें करने लगी। कहने लगी, आज पूरा दिन हम दोनों इस घर में अकेले हैं और पूरा दिन हम लोग शारीरिक संबंध बनाएंगे और मजे करेंगे। आज कुछ नया करते हैं। रवि ठाकुर ने कहा कि जैसा तुम कहो।
ये कहने के बाद ममता ने रवि ठाकुर की आंखों पर पट्टी बांध दी और रवि ठाकुर से कहने लगी कि मुझे पकड़ो। जब रवि ठाकुर की आंखों पर पट्टी बंधी थी, इसी का मौका पाकर दरवाजे के पीछे छिपे नितिन ने पीछे से रवि ठाकुर का भी गला काट दिया और उसकी भी वहीं मौत हो गई। दोनों को मारने के बाद नितिन और ममता दरवाजा बंद करके वापस अपने घर चले आए। सरिता की बेटी ईशिता जब रात 8 बजे घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मां और रवि ठाकुर दोनों की लाश घर में पड़ी है। बेडरूम में बहुत सारा खून बिखरा हुआ है। यह देखकर ईशिता चीखने चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसी भीड़ में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। दो कत्ल की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंचती है। देखती है कि सरिता और रवि ठाकुर दोनों का गला किसी तेजदार हथियार से काट दिया गया है। खैर, पुलिस दोनों की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और कत्ल की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस छोटी बच्ची ईशिता से पूछती है, तुम कहाँ गई थी घर से? घर पर कौन कौन लोग आए थे? इत्यादि तरह के सवाल पुलिस ईशिता से पूछती है। तो ईशिता बताती है कि मम्मी ने कहा था कि रवि अंकल और ममता आंटी दोनों घर आकर मिलने वाले हैं, तुम बाहर चली जाओ। इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर चली गई। ईशिता के बयान पर पुलिस ने ममता और नितिन दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। थोड़ी देर तक तो दोनों पुलिस को गुमराह करते रहे, पर जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो दोनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि रवि ठाकुर और सरिता दोनों का कत्ल उन्हीं लोगों ने किया है। साथ ही ममता ने कहा कि उसका और रवि ठाकुर का अवैध संबंध था और हमारे बीच के साथ बिताए पलों का रवि ठाकुर ने वीडियो बना लिया था और उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार मुझे परेशान करता था और मुझे धंधे पर बिठाना चाहता था। इसलिए हम दोनों ने रवि ठाकुर का कत्ल कर दिया। देखिए, अगर सरिता अपनी बेटी ईशिता से ये नहीं कहती कि रवि अंकल और ममता आंटी हमारे घर पर मिलने वाले हैं, तुम खेलने के लिए बाहर चली जाओ, ये शब्द अगर सरिता के मुंह से नहीं निकले होते तो शायद ही नितिन और ममता कभी पकड़ में आते। रवि ठाकुर के पास दौलत शोहरत, दो बीवियां, सब कुछ थी, फिर भी उसकी अय्याशी ने उसकी जान ले ली। ऐसे ही क्राइम पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।